हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर। दोस्तों, आपके सामने आज मैं 23 अगस्त 2024 यूपी पुलिस री एग्जाम का जो सेकंड पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसका मैथ्स का बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ बेस्ट अप्रोच के साथ। देखिए, आज मैं इसके मैथ्स का ऐसा सॉल्यूशन कराऊंगा, स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। आंसर की मैं पहले बता चुका हूं, पूरे पेपर की सेकंड शिफ्ट वाले पेपर की आंसर की भी मैं पूरे पेपर की 150 क्वेश्चन की बता चुका हूं। वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जाके देख लेना। और जो फर्स्ट वाला पेपर है उसकी भी 150 क्वेश्चन की मैं आंसर की बता चुका हूं। ठीक है, उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके देख लेना जिस बच्चे ने नहीं देखा। अब हम सेकंड शिफ्ट वाले की 23 अगस्त वाले की सेकंड शिफ्ट की मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, मैथ्स का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर सवाल है जो पूछा गया है सेकंड शिफ्ट वाला। कहा 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत बताना है। जरा देखिए बच्चे, इसने दिया है 6 आमों की कीमत दिया है और हमें बताना है 10 आमों की कीमत। जरा देखिए, सीधा सीधा सवाल है। 6 आमों की कीमत कितनी है? 90 रुपए। तो 90 रुपए 6 आमों की कीमत है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। 90 को किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, एक आम की कीमत आ जाएगी। और 10 आम की बताना है तो गुना कर देंगे 10। और 6 कितनी बार, 6 से 90 कितनी बार चला जाएगा? 6 से 90 चला जाएगा 15 बार। 15 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 150। तो बच्चे 150 ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा अगला नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया गया, जिससे वार्षिक संयोजित 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी? हमें बताना है। चक्रवर्ती ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व करेंगे। जरा देखिएगा, जो किस्त होती है वो अपना आप में 100% होती है। 5% उस पर ब्याज लगा तो 105% हो जाएगी चक्रवर्ती। टोटल कितनी हो जाएगी? 105%। 2 किस्तों में किया गया, पहली किस्त 1764 की और दूसरी किस्त भी कितने की? 1764 की। जरा देखिए, पहली किस्त कितने का गई? 1764 का। दूसरी भी किस्त कितने गई? 1764 की। और कह रहा है दोनों किस्तों का कुल मान कितना हो जाएगा? 5% ब्याज लगेगी। अगर मूलधन अपने आप में 100% रहा होगा, 5% ब्याज लगेगी तो 105% हो जाएगी। तो 105% का मतलब होगा 105/100। चलिए, किससे चला जाएगा? 5 से चला जाएगा कितनी बार? 21 बार। 5 से चला जाएगा 20 बार, यानी 21/20 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। ये जो 20 है ना, ये 20 जो है ऊपर चला जाएगा, तो नीचे कितना रह जाएगा? नीचे रह जाएगा 21 और 20 चला जाएगा ऊपर। जरा देखिएगा, तो यहां कितना चला जाएगा? 20। इसी प्रकार इधर करेंगे। इधर कितनी बार? दूसरे साल में 2 बार लगेगी, तो दूसरे साल में 2 बार लगेगी तो 21 गुना 21, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 गुना 20। चलिएगा, दोनों का कुल मान बताना है। दोनों का मान निकालेंगे बच्चे। जरा देखिए, कैलकुलेशन करते हैं। 21 से कितनी बार चला जाएगा? 21 से चला जाएगा 21 8 168, 8 बचेगा 84 होगा। 21 चौक 84। अब ये 21 से कितनी बार चला जाएगा? 84 बार। और 21 से कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की 84 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 8 16 और 0 कितना हो जाएगा? 1680 प्लस। अब ये कितनी बार चल जाएगा? 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1600 आ जाएगा। तो दोनों किस्तों का मान पूरा 1680 प्लस 1600 कितना हो जाएगा? 16 16 3280 हो जाएगा। तो बच्चे इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 3280 रुपए। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चला जाइएगा। क्योंकि आपके लिए जो हम कंटेंट बनाते हैं ना, पूरी रात मेहनत करके 4-4 बजे तक जाग के हम कंटेंट बनाते हैं, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, मैं चाहता हूं बच्चे स्मार्ट तरीके से सीखे, स्मार्ट अप्रोच के साथ पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन करके जाएं। ठीक है बच्चे, चलिएगा। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर नया स्टूडेंट है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिएगा। अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? जरा देखिए, 2 लोग हैं, एक सी है और एक बी है। सी किसी काम को करता है 18 दिनों में,
और बी उसी काम को करता है 24 दिनों में। जरा देखिए दोनों का मीटिंग पॉइंट लेंगे, एलसीएम 18 और 24 कहां मिलेंगे, दोनों 72। 72 पर मिले, हमने माना 72, कुल काम कितना था 72 यूनिट, कुल काम कितना था 72 यूनिट काम था। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग, पूरे काम को हमने 72 भागों में बांट लिया। सी एक दिन में कितना काम करेगा 18, 18 चौक 72, एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तभी तो 18 दिन में पूरे 72 काम करेगा। 24 तिया 72, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 भाग, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। कहा दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक एक साथ काम किया। दोनों ने कितने दिनों तक, 8 दिनों तक एक साथ काम किया। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 ये करता है, 3 ये, 7 भाग काम करते हैं एक दिन में। 8 दिन में कितना कर लेंगे, 7 8 56 भाग काम समाप्त कर देंगे। तो 72 भाग में से 56 भाग काम समाप्त कर देंगे तो शेष काम कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा, बच्चे कितना बचेगा, 12 में से 6 में से 5 जाएगा, एक भाग बचेगा, नहीं 16 भाग शेष बचा। बच्चे जो शेष भाग बचा है 16 भाग, ये कौन करेगा, क्योंकि काम छोड़कर सी तो चला गया, ये शेष काम बी करेगा। जरा देखिए 16 भाग काम कौन करेगा, ये बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चे, बी एक दिन में 3 भाग काम करता है। 16 भाग काम करने में कितना समय लेगा, देखिए 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3 दिन। तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 5 से 1/3 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सवाल नंबर आगे वाला। कहा ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। जरा देखिए दोनों, कुल काम कितने दिनों में होता था, 75 दिनों में। कुल काम कितने दिनों में होता था, 75 दिनों में। तो माना ए भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो कुल काम कितना हुआ, 75 यूनिट काम हो गया। पूरा पूरा काम कितना होगा, 75 यूनिट। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। कुछ समय तक दोनों ने एक साथ काम किया, ए ने 1 यूनिट काम किया, बी ने भी 1 यूनिट काम किया, तो दोनों ने एक दिन में दोनों 2 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में दोनों 2 यूनिट काम करते हैं, तो टी दिन में कितना करेंगे, 2 गुना टी। तो दोनों ने कुछ समय में, टी समय में इतना काम समाप्त कर लिया, बचा शेष काम। शेष काम कौन सा, 23 दिनों में कौन पूरा करता है, इसको बी पूरा करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 23 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट, 23 दिन में कितना, 23 गुना 1, इतना यूनिट। तो कुल काम बच्चों कितना हो जाएगा, इसके बराबर। ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, दोनों बराबर। 23 ही कम 23, 23 इधर जाएगा, 75 से घटेगा, 75 से 23 घटेगा, कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और बच्चे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 52 भाग बराबर आ जाएगा किसका, 2t के बराबर। टी की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 26 बार। तो कितने दिन में काम, तो 26 दिन में ए ने शुरू होने के कितने बाद काम छोड़ा, 26 दिन बाद काम छोड़ा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 75% की वृद्धि की, एक वस्तु की कीमत में 25% की, कितना 25% की वृद्धि की गई। तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी। जरा देखिएगा 25% की वृद्धि की गई, 25% का मतलब होता है 1/4, वृद्धि का मतलब प्लस 1/4। पहले 4 भाग था, 1 भाग की वृद्धि होगी, कितना हो गया, 5 भाग। तो पहले मूल्य 4 भाग था, अब कितना हो गया, 5 भाग। उसके बाद इसने कहा 20% घटा दिया गया। 20% का जो बट्टा होता है, 20 पंजे 100, 1/5 होता है, घटा दिया गया मतलब -1/5। पहले मूल्य 5 भाग था, 1 भाग कम हो गया तो 4 भाग रह गया, तो पहले 5 था अब 4 रह गया। उसके बाद इसने कहा 10% बढ़ा दिया गया, 10% की वृद्धि कर दी गई। 10% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा प्लस का 1/10, प्लस है वृद्धि है तो प्लस का 1/10। पहले 10 था, अब 1 वृद्धि होगी तो 11 हो गया, तो 10 था कितना होगा, 11 हो गया। तो इनका रेशियो में बांट लेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे इसको। अब जरा देखिए जहां तक कटेगा काट लेंगे इसको। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। पहले 10 था अब 11 होगा, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। कहां से हुई, 10 से।
1 की वृद्धि कहां से 10 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना करेंगे, 0 से 0 तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे का देखते हैं। क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। एलिगेशन वाला सवाल है, इसको हम एलिगेशन से करेंगे। जहां दो अलग अलग वैल्यू दिए जाए और दोनों को मिलाकर एक वैल्यू बनती है, वहां पर एलिगेशन लगाते हैं। तो पहला मूल्य कितना आ जाएगा 180, दूसरा मूल्य कितना है 280। उसके बाद इसने कहा इसको किस अनुपात में मिलाया जाए जो 320 में बेचने पर 20% का लाभ हो। हमेशा ध्यान रखना ये मूल्य भी क्या है, सीपी है, ये मूल्य भी क्या है, सीपी है, और ये 320 है, ये एसपी दिया हुआ है, इसको भी सीपी में कन्वर्ट करेंगे। ये 20% के लाभ पर बेची गई, यानी अगर सीपी 100% रहा होगा, 120% में बेचा गया, तो कहने का मतलब जो 320 है वो 120 की वैल्यू है, 120 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा तो सीपी निकालेंगे 100%, तो 100 की गुणा करेंगे, 20 छिका 120, 20 पंजे 100 आ जाएगा। 2 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 160 बार, 16 पंजे 800, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 800, 800 बटे 3 हो जाएगा। तो बच्चे कितना हो जाएगा 800 बटे 3। इसका सीपी निकाल लिया हमने कितना 800 बटे 3। अब ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, यहाँ बटे में 3 है तो इसमें भी 3 की गुणा करो, इसमें भी 3 की गुणा करेंगे और इसमें भी 3 की गुणा करेंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 18 क्यों 54 कितना हो जाएगा 540, 800 में से 540 जाएगा, कितना बचेगा 260 बचेगा। यहाँ 28 से कितना हो जाएगा 84, 840, 840 में से 800 जाएगा, बचेगा कितना 40। इसका रेशियो निकालेंगे बच्चे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 13 बार, तो कितना आ जाएगा। इसका अनुपात पूछा था 2:13। इस सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे का देखिए। ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचाने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। जरा देखिए इनकी दरों के गति का अनुपात दे दिया, यानी कि चाल का रेशियो दे दिया। जरा देखिए ए और बी की जो स्पीड है, ए की और जो बी की स्पीड का रेशियो दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है, तो 2:3 दे दिया, इसकी स्पीड दे दिया एस का मान। और समय निकालेंगे, समय का अनुपात हो जाएगा 3:2, क्योंकि चाल का अनुपात समय का अनुपात दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समय का अनुपात हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ समय दिया गया है 15 मिनट, इसलिए हमें समय का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं। भागों का मतलब ये 3 भाग और ये 2 भाग। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग। अब हमें पता है एक किसी दूरी को तय करने में 3 भाग समय लेता है, बी उसी दूरी को तय करने में 2 भाग समय लेता है। इसने कहा बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लेता है। कौन ए ने 15 मिनट ज्यादा लिया और यहाँ ए ने कितना समय लिया, यहाँ ए ने 1 यूनिट ज्यादा समय लिया। ए ने 3 यूनिट, बी ने 2 यूनिट, ए ने 1 यूनिट ज्यादा समय लिया, वहां कह रहा ए ने 15 मिनट ज्यादा लिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15 और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 या 45 मिनट हो जाएगा। कितना 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और बी द्वारा लिया गया समय 15 दूनी 30 मिनट हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। बच्चे चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर चाल दोगुनी होगी तो समय आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का समय 45 मिनट लगता है, अगर वो चाल दोगुनी कर देगा तो समय 45 का आधा लगेगा, यानी कितना 22.5 मिनट। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखिए। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चे। यह सवाल देखिए कितने स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत
कुछ चैनल पे मैंने देखा है बहुत लोग ने जल्दबाजी में कोई कुछ करा रहा है, कोई कैसे करा रहा है, लेकिन आज मैं आपको इस सवाल की ऐसी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, बिल्कुल गलत नहीं करोगे, बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहली बात, इसने कहा 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। यानी एक टुकड़ा अगर 50 रुपए का बेचूं तो 2000 टुकड़े बेचने हैं, ये वचन दिया कि 2000 को 50 रुपए प्रति टुकड़े के हिसाब से बेचूंगा। लेकिन सवाल में कहा 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं। कहने का मतलब हो गया जो 5% घटक थे वो गुणवत्ता के हिसाब से खराब हो गए, वो असफल हो गए, उनकी गुणवत्ता खराब हो गई, यानी 2000 में से 5% घटक खराब हो गए। कहने का मतलब 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100। 2000 का 5% कितना हो जाएगा बच्चे, जरा देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। 2000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 20 5 100। तो कहने का मतलब 2000 में से 100 घटक तो खराब हो गए, बचेंगे कितने, 1900 बचेंगे। कितने, 1900 घटक बचेंगे, इनको बेचना पड़ेगा। एक कितने में बेचता है, 50 रुपए में। तो आप कहेंगे 1900 का 1900 कितने में जाएंगे, 19 गुना 50, 19 पंजे 95,000। तो बच्चे कितने में बेचेगा, वो 95,000 रुपए में बेचेगा। इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 95,000 रुपए। जरा ध्यान से सुनिए आगे क्या कहा, तब भी वह 20% का लाभ कमाएगा। कहने का मतलब 95,000 में बेचने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। कहने का मतलब ये हुआ जो ये 95,000 है ये 120% की वैल्यू है। जरा देखिए 95,000 किसकी वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। अगर मैं 120 से भाग करूं 1% का मान आएगा, और सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% की इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका सीपी निकल जाएगा। 20 छिका 120 और 20 पंज कितना, 25% का लाभ कमाता है। सॉरी, कितने का लाभ कमाता है, 25%। तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये 25% की वैल्यू हो जाएगी। जरा देखिए इसको 25% का लाभ कमाया तो 100% में 25% लाभ हो जाएगा, ये 125% की वैल्यू हो जाएगी। 125 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आएगा, गुना 100 कर देंगे, 100% की वैल्यू, इसका सीपी आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से चला गया 95, 19 बार, ये कितना आ जाएगा 19,000, और 19 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 चौक 76,000 रुपए, इसका सीपी आ जाएगा। कहने का मतलब 76,000 रुपए के वो घटक उसने खरीदे थे। 2000 घटक कितने के खरीदे थे, 76,000 रुपए के। लेकिन आगे भी सवाल में क्या कहा गया, हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। जब वो बेचने गया उस 2000 में से 50% को अस्वीकार कर दिया, नहीं बेचा गया, कि केवल 50% बेचा जाएगा। तो 2000 का 50% कहने का मतलब 1000 बेचा गया। बच्चे जब 1000 बेचा जाएगा, और एक कितने पर बेचा जाता है, 50 रुपए का बेचा जाता है, तो 1000 कितने का बेचा जाएगा बच्चे, तो आप बोलेंगे 50,000 रुपए के बेचे जाएंगे। जरा देखिए खरीदे थे कितने के, 76,000 रुपए के खरीदे थे, और बेचे कितने के हैं, 50,000 रुपए के। लाभ होगा हानि होगी, भाई खरीदे ज्यादा में बेचे कम में, तो कितने का लॉस होगा, 26,000 का बच्चे। तो आप कहेंगे 26,000 रुपए का लॉस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26,000 रुपए की हानि। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 6400 रुपए में बेचा, 20% की हानि पर बेचा। कहने का मतलब खरीदा होगा अपने आप में रहा होगा 100%, और 100 से 20% कम यानी 80% में बेच दिया, और यहाँ कह रहा है 6400 में बेच दिया। कहने का मतलब ये जो 6400 है ये 80% की वैल्यू है। 80 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा, और अपने आप में सीपी होता है 100%, गुना कर देंगे 100, तो इसका सीपी निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 8 64, 80 बार चला जाएगा। 80 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए उसका सीपी आ जाएगा। तो बच्चे आप कहेंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर सवाल का, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है।
यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है? जरा देखिए, एक बार तो वो बेचता है उसको 460 रुपए में, एक बार बेचता है उसको 580 रुपए में। जरा देखना, एक बार बेचता है 460 में, एक बार बेचता है 580 में। कह रहा है जितने, अगर वो 460 में बेचता है, यहाँ पर कुछ हानि होती है, और 580 में बेचा होता है, जितने में हानि उसका 2 गुना लाभ हुआ। बच्चे अगर 1 यूनिट की हानि हुई होगी तो लाभ 2 यूनिट का हुआ होगा। तो जरा देखिए, अगर 1 यूनिट की हानि हुई, हानि अगर मैं इसमें 1 यूनिट की हानि जो हुई, पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग, एक भाग की हानि, अगर मैं इसमें हानि जोड़ दूं बच्चे तो सीपी मिल जाएगा। और इसमें कहा 2 भाग का लाभ हुआ, क्योंकि हानि से 2 गुना लाभ हुआ, तो 1 भाग का 2 गुना 2 भाग का लाभ हुआ। बच्चे अगर मैं विक्रय मूल्य में से उसका लाभ प्रॉफिट घटा दूं 2 भाग, तो सीपी मिल जाएगा। तो ये भी सीपी दोनों यूनिट बराबर। अब भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो ये माइनस का 2 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट, 3 भाग हो गया। ये 580 में से 460 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से कितना बचेगा? 40, 40 और 80, 8 और 4 12, 120 बचेगा। तो 3 यूनिट का मान 120, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 40 रुपए आ जाएगा 1 यूनिट का मान। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा? स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा, सीपी बताना है। तो इधर भी सीपी, इधर भी सीपी, या तो इधर से 2 यूनिट का मान कम कर दो, या इधर से 1 यूनिट का मान जोड़ दो। तो बच्चे अगर मैं 460 में 1 यूनिट का मान जोड़ दूंगा 40 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 60 और 40, 500 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500। तो बच्चे आप कहेंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताना है। बच्चे देखिए, नाव की चाल और धारा की चाल मैं आपको बता दूं, अगर धारा पानी बहता है और नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस चाल को अनुकूल चाल बोलते हैं। यानी उसमें धारा का वेग और नाव की चाल दोनों शामिल होते हैं, तो दोनों को जोड़ा जाता है। तो अनुकूल चाल कौन सी होती है? जब नाव धारा की दिशा में बहती है। और प्रतिकूल चाल बच्चे वह होती है जब नाव धारा के विपरीत दिशा में बहती है, उसे प्रतिकूल चाल बोलते हैं। तो इसने कहा एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जाने में 16 घंटे का समय। धारा के विपरीत का मतलब बच्चे प्रतिकूल चाल आ जाएगी। कौन सी चाल आ जाएगी? प्रतिकूल चाल। 80 किलोमीटर 16 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 16 से 80 को भाग करेंगे, 16 पंजे 80, तो ये चाल आ जाएगी कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे प्रतिकूल चाल कितना आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिकूल चाल कितना आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने कहा धारा के साथ, जब धारा के साथ साथ बहती है नाव तो उसको अनुकूल चाल बोलते हैं। 72 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में चाल का मतलब होता है 1 घंटे में कितना? तो 12 घंटे में 72 किलोमीटर, 1 घंटे में 12 6 72, 6 किलोमीटर। तो अनुकूल चाल बच्चे कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल ये पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल बताना है। तो बच्चे जब स्थिर जल में नाव की चाल होती है तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। 6 और 5 11, 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे कितना आ जाएगा इसका? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। फिर धारा नाव का सवाल दिया है। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब हुआ ये चाल दे दिया 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में जाता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का 2 गुना है। धारा की गति बताना। मैंने आपको अभी अभी बताया था, तो धारा के विपरीत वाली चाल या विपरीत होता है उसको प्रतिकूल बोलते हैं, और धारा के जो अनुकूल होता है उसको, धारा के जो एक ही दिशा में जाते हैं उसको अनुकूल बोलते हैं। तो समय देखेंगे हमें, इसने एक समय दिया अनुकूल और एक समय दिया है प्रतिकूल। जैसे इसने कहा उसका धारा के विपरीत, विपरीत को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। लिया गया समय धारा के साथ लिया गया समय का 2 गुना। जो विपरीत वाला समय है, तो विपरीत का मतलब प्रतिकूल वाला समय धारा के साथ अनुकूल समय का 2 गुना है।
अगर अनुकूल समय 1 भाग लगता है तो प्रतिकूल समय में 2 भाग लगेगा, उससे 2 गुना। ये समय दिया गया है, टी की वैल्यू दे दिया। अब हमें देखना है यहाँ पर हमसे क्या दिया गया है, यहाँ पर हमसे चाल दिया गया है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है, वो भी किसमें, शांत जल में, एक व्यक्ति की चाल। जरा देखिए यहाँ स्पीड निकालेंगे, समय और चाल एक दूसरे के इनवर्स होता है, तो अनुपात आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इसको भागों में बांट लेंगे, ये 2 भाग और ये 1 भाग, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट। पी का मतलब पार्ट यानी भाग से होता है। अब हमें यूनिट बराबर करनी है। इसने कहा एक व्यक्ति शांत जल में इस चाल से जाता है, तो व्यक्ति शांत जल में अगर जाएगा तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। तो दोनों को इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 भाग। तो इसका हो जाएगा 3 भाग बटे 2, इसका आधा हो जाएगा क्या, शांत जल में व्यक्ति की चाल हो जाएगी, है ना। शांत जल में व्यक्ति की चाल हो जाएगी। और शांत जल में व्यक्ति की चाल कितना है, 22 दूनी 44 और 1 45 बटे 2। तो 3 भाग बटे 2 का मतलब हो जाएगा 45 बटे 2। तो बच्चे 2 से 2 काट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से चला गया 15 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15। 1 भाग का मान बच्चे कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ अनुकूल चाल कितनी है, 2 भाग है, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। प्रतिकूल चाल कितनी है, 1 भाग है, तो 15 एकम 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब सवाल में जो पूछा है धारा की गति पूछा है, तो बच्चे धारा की गति क्या होती है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों का अंतर बटे 2 होता है। तो दोनों का अंतर बटे 2 का मतलब 30 में से 15 घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना, 15 बटे 2 बचेगा। 15 बटे 2 का मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। सवाल नंबर देखिए आगे का कहा गया है, इसने कहा महत्तम HCF बताने। बच्चे मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है HCF, हमेशा ध्यान रखना। अगर HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्या है उनका HCF निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। जरा देखिए HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, यानी 4 को भी पूरा काटे, 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी। तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे बच्चे, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 से पूरा पूरा कटे, तो कितना हो जाएगा, यहां से 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 1/60। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव, देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, पूरा ये सवाल ने धुआं उठा रखा है पूरे यूट्यूब पे भाई साहब। ये सवाल बहुत बच्चे को, बहुत स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आ रहे हैं। ये सवाल है ना, बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको समझाने वाला हूं। जरा देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बताऊंगा। बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने। बाकी तो छोटे कुछ सवाल चल रहे थे, बहुत ही नॉर्मल सवाल आ रहे थे, कुछ ही सवाल अच्छे हैं। जरा देखिएगा, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाए तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 15 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के बाद अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो देखिएगा, हम मान लेंगे अधिकारी को, मान लेंगे हम कितना, अधिकारी को आप मान लेंगे x और सचिव को मान लेंगे हम y। अधिकारी को x मान लेंगे और सचिव को मान लेंगे y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा x/y। कितना, x/y। अब सवाल में कहा गया है कि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए। सचिव कितने थे, y थे, 15 चले गए, तो y में से 15 माइनस कर देंगे। ठीक, ऐसा करने के बाद प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी, प्रत्येक का मतलब एक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी कितने, 2। सचिव 1 अधिकारी 2, तो कितना हो जाएगा, 2/1। सचिव 1 अधिकारी 2, ठीक है, 2/1। चलिए कितना हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 2y और माइनस के 30। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर इसने ये कहा, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी, उसके बाद का मतलब जो ये इक्वेशन हमारी बनी हुई थी x/y माइनस 15, इसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए। सचिव चले गए तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी सोचा हम भी छुट्टी पर जाएंगे भाई, हम क्यों रुके, तो 45 वो भी चले गए। तो x में से 45 माइनस हो गया। उसके बाद इसने कहा है,
उनके छुट्टी पर जाने के बाद अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। एक अधिकारी के पास कितने सचिव? 5। अधिकारी 1 और सचिव 5, तो 1/5। तो जरा देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 5x कितना हो जाएगा? 5x बराबर 5 पंजे 25, कितना बचा? 2, 5 चौक 20 और 2 22, 222 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? y-15 बराबर y-15। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? सचिव निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि सचिव को हमने क्या माना था? y माना था। जब y की वैल्यू हमने निकालना है तो x की वैल्यू यहां रखेंगे। x की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, कितना है? 2y-3। जब x की जगह 2y-30 रखेंगे तो x की जगह यहां रखेंगे कितना? 5। 5 गुना x है तो 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। और माइनस के कितना हो जाएगा? 30 पंजे 150, 150 बराबर कितना हो जाएगा? 225। और सॉरी कितना हो गया ये? 5x माइनस 225। ये भैया यहाँ पर माइनस है ना, इसको सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पर कितना है? माइनस है। तो जरा देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और बराबर के y-15 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा 10y इधर है, 1y इधर, ये y इधर माइनस में आएगा, बचेगा कितना? 9y बचेगा। 150 माइनस का, 225 माइनस का, तो 375 हो जाएगा माइनस का। 375 माइनस का है, जब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 375 में से 15 घट जाएगा, कितना बचेगा? 360 बचेगा। कितना बचेगा? 360। 9y का मान 360 है तो y का मान 9 से चला जाएगा, कितनी बार? 40 बार चला जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 40। y हमने किसको माना था? सचिव को। और सवाल में ये पूछा था सचिव कितने हैं, तो सचिव कितने हो जाएंगे? ऑप्शन 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। 15 नंबर सवाल देखिएगा, इसने कहा 285, 510 और 1470 का महत्तम समापवर्तक। देखिए इसका 1 सेकंड का सवाल है, देखते आंसर चला जाता है। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। यानी जरा देखिए, पूरा पूरा काटने का मतलब है ये 5 इसका भी इकाई अंक 5, इसका भी इकाई अंक 5, सारे 5 के मल्टीपल है, तो जो HCF होगा वो भी 5 का मल्टीपल होगा। और 5 का मल्टीपल ऑप्शन में से कौन है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा होगा? 15 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत का मतलब प्रतिकूल चाल दे दिया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति क्या है? सवाल ये पूछा है, धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। धारा की दिशा का मतलब होता है अनुकूल चाल, और धारा के विपरीत दिशा का मतलब होता है प्रतिकूल चाल। ठीक है, कह रहा धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। अगर ये 100% रही होगी तो अनुकूल कितना रही होगी? 150% रही होगी। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे हम। रेशियो कितना चला जाएगा? जरा देखिए, 50 3 150 और 50 2 100 ये गति थी, इसकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब जरा इसने कहा है नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की विपरीत चलने पर। धारा के विपरीत का मतलब है प्रतिकूल चाल दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे जब प्रतिकूल चाल दिया है तो हम अनुपात का भी प्रतिकूल चाल निकालेंगे। यूनिट को भागों में बांटना है, ये 3 भाग अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल है 2 भाग। पी का मतलब पार्ट यानी भाग। अब हमें निकालना है प्रतिकूल चाल दिया तो यहां से भी प्रतिकूल चाल निकालेंगे। प्रतिकूल चाल होता है दोनों का अंतर बटे कितना? दोनों का अंतर बटे 2। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? बराबर हो जाएगा वहां पर 18। जरा देखिएगा सवाल को दोबारा देखिएगा।
इसने दिया यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर प्रतिकूल चाल बच्चे, प्रतिकूल चाल कितना दिया है 2 यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया है? प्रतिकूल चाल दिया हुआ है 2 यूनिट। तो इसका मतलब 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9। जब 1 यूनिट का मान 9 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल 27, प्रतिकूल चाल 18। सवाल पूछा धारा की गति बताओ, तो धारा की गति जो होती है वो क्या होती है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों के अंतर को करके आधा कर देंगे। तो दोनों का अंतर करेंगे, 27 में से 18 को आधा, 18 घटाएंगे और आधा कर देंगे। तो 27 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना 9/2 बचेगा। 9/2 का मतलब हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 200 किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा अगले 200 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले जो 400 किलोमीटर है उसकी औसत चाल बतानी है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चे कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी 400 किलोमीटर, तो कुल समय निकाल लेंगे। तो समय देखेंगे पहले कितना लिया है 200 किलोमीटर जाने में, 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, 200 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा, तो 80 से डिवाइड कर देंगे। 80 से डिवाइड कर देंगे, कितना समय लग जाएगा बराबर 0 से 0, इसका लग जाएगा 2.5 घंटा। कितना समय लग जाएगा बच्चे 2.5 घंटा। फिर शेष 200 किलोमीटर गया कितने चाल से, 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है, 200 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लेगा, तो इस 200 को 50 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 बराबर कितना लग जाएगा बच्चे 4 घंटे का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा 4 घंटे का समय। तो इसने पूछा है औसत चाल, तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय जरा देखिए, कुल दूरी कितना दिया 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर की जो दूरी है और कुल समय कितना है 4 और 2 6, 6.5 घंटे से इसको डिवाइड कर देंगे, औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल का मतलब 1 घंटे का मान। दशमलव से यहाँ 1 दशमलव हटा के यहाँ से ऊपर 1 0 लगा लेंगे और चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 से गया 13 बार और 5 से चलाएगा 80, यानी कितने बार चला जाएगा 800 बार। 13 से 800 को डिवाइड करेंगे, कितना चला जाएगा 13 छिका 78, कितनी बार 6 बार चला गया, बचा कितना 2 बचा 20 हो गया, 13 कम 13 61 पॉइंट कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो 61 पॉइंट पहले ऑप्शन एक में दिया गया है 61.53, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें 61 वाला ऑप्शन केवल पहला ही दिया गया है। अगला नंबर सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। देखिए कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, जब उसमें ब्याज भी जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। जरा देखिए इसने कहा 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो गया। मिश्र धन अगर 100%, अगर मूलधन 100% था, अपने आप में अब 300% हो गया। अब जरा देखिए ब्याज कितना लगेगा, 300% मिश्र धन में से 100% मूलधन निकालेंगे तो 200% ब्याज लगेगी। जरा देखिए 5% लगती है 1 साल में, तो 200% लगने में कितना समय लगेगा, तो 5% से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 40 साल का समय लगेगा। तो 200% ब्याज लगने में 40 साल का समय लगा। कह रहे हैं उसी समय में, उसी समय का मतलब 40 साल में किस दर से 6 गुना हो जाएगा। 6 गुने का मतलब अगर मूलधन अपने आप में 100% तब 600% मिश्र धन होगा, उस 600 में से 100% मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बचेगी 500%। अब हमें ये बताना है जो 500% ब्याज लगी है, ये जो 500% ब्याज लगी है 40 साल की है, 1 साल की चाहिए तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, ब्याज की दर आ जाएगी। 0 से 0, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितना आ जाएगी, आप कहेंगे 12.5%। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा।
सेवा से बहुत ही प्यारा सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल। देखिए कुछ सवाल मैं कह रहा हूँ सेकंड शिफ्ट वाले में मैथ्स के बड़े जबरदस्त सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है, कराने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आ रहा है। सवाल में कहा गया सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। 3 वर्षों के दौरान जो उसका औसत वेतन था उसके आधे के बराबर। तो सबसे पहले तो इसका औसत वेतन निकालना पड़ेगा, तब उसका आधा करेंगे। चलिए, कह रहा उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति माह है। एक महीने में कितना? 380 रुपए। और 1/10/83, 1/10/84, 1/10/85 पर 40 रुपए देय राशि के साथ, 40 रुपए देय राशि का मतलब प्रत्येक महीने में 40 रुपए की वृद्धि होती है। पहले 380 रुपए प्रति माह था, अब फिर 40 की वृद्धि, फिर 40 की वृद्धि, फिर 40 की वृद्धि। जरा देखिएगा, फिर कहा इसने 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। जरा देखिए, मैं आपको एक सवाल, इस सवाल को बहुत प्यारे तरीके से बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे, उसने कहा 380 रुपए प्रति माह, तो हम देखेंगे यहां से 1 जनवरी 1983 से लेकर के 1 अक्टूबर 1983 तक कितना समय होगा। जरा देखिए बच्चे, 1 जनवरी से 1 से 1/10 तक तो 9 महीने का समय होगा। तो 9 महीने का देखेंगे वेतन कितना हो जाएगा। एक महीने में कितना है? 380। एक महीने में वेतन दिया है कितना? 380। तो कितने महीने का है? 9 महीने का। तो गुना 9 कर देंगे, इसका कुल वेतन निकल जाएगा। अब आगे उसने कहा प्रत्येक महीने वो 40 रुपए की वृद्धि करता है। अब यहाँ 380 रुपए था, अब यहां से यहां तक गया, कहां से? यहां से यहां तक जाएगा। यहां से यहां तक जाने में कितना समय? 1/10/83 से 1/10/84 होगा, 12 महीने का समय लगा। तो 12 महीने का वेतन एक महीने में पहले 380 था, 40 रुपए बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। जब एक महीने में 420 है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 420 गुना 12 प्लस, अब यहां से लेकर के यहां तक की बात करता है। 1/10 कितना? 1/10/84 से 1/10/85 में कितना समय लगा? 12 महीना। अब 12 महीने में 40 रुपए की और वृद्धि होगी। 420 था, 40 की और वृद्धि, कितना हो गया? 460 हो गया। एक महीने का 460, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 460 गुना 12। उसके बाद फिर 1/10/85 से लेकर के 1/1/86 तक, तो कितना महीना हो जाएगा? 3 महीना हो जाएगा। 40 रुपए और बढ़ गया, तो 460 में 40 रुपए और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। एक महीने में 500, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 500 गुना 3। और औसत निकालना है, तो औसत का मतलब ये कुल वेतन आ गया। कितने महीने का वेतन है? 3 और 12 15, 12 12 12 24 और 3 27, 27 और 9 36 महीने का वेतन है। तो 36 से इसको डिवाइड कर गए, इसका औसत आ जाएगा। और इसका कितना कहा उसने? इसका आधा, इसके आधे के बराबर। तो यहां गुना कर देंगे 1/2। गुना कितना? 1/2 कर देंगे। अब जरा देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां से कितना हो जाएगा? 9 0 0 9 0 0 9 8 72, 72 का 2 का बचा 7, 9 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 3420 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 कॉमन ले लेंगे, 460 और 420 कितना हो जाएगा? 800, 880, 60 और 20 80, 880 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 0 0 बचा कितना? 12 0 0, 12 96 बचा 9, 12 96, 96 और 9 15, 105 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा? 10,560। अब प्लस कितना हो जाएगा आपका? प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 या 1500, 1500 ये हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 1500 ये 10,560, 10,500 और 1500 कितना हो जाएगा? 11, 10 और 1 11 और 1 12 हो जाएगा। 12,000 तो ये हो जाएगा भाई 13,000। भाई 10.5 और 10.5 और 1,500 कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 3,000 ये 15,000, तो 15,000 वो 420 और 60 ये 480 हो जाएगा, है ना? 15,480 हो जाएगा। तो 15,480 को किससे डिवाइड करेंगे? 72 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए कितनी बार चला जाएगा।
12 से चला जाएगा 6 बार, 12 से चला जाएगा 12 एकम 12, 3 बचा 34, 12 दूनी 24, बचेगा 10, 12 नम्मा 108 और एक जीरो। अब 6 से कितनी बार चला जाएगा, 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा, बचा 3, 30 होगा, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा 215। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 215, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर सवाल 20 नंबर, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% का मान बताना है। जरा देखिए जो 0.35 है 0.30 है, ये किसका मान है, 70% का, तो 70 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा और पूछा हमसे कितने का, 120 का। जब ये 1% का मान है 120 का पूछा तो 120 किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिएगा देखिए इसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से 35 चला जाएगा 5 बार, लेकिन दो अंकों पे दशमलव तो एक जीरो लगा लेंगे, दो अंकों पे दशमलव रह जाएगी, तो बराबर 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, दो अंकों पे दशमलव है तो कितना हो जाएगा 0.6, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे कितना, 0.6, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु का मूल्य अंकित किया। जरा देखिए यदि सीपी रहा होगा अपने आप में 100% और उसने अंकित मूल्य जो रखा है, अंकित मूल्य कितना रखा है, 25% ज्यादा, तो एमआरपी सीपी से 25% ज्यादा, यानी 125% रखा है। अब जो 125% है उस पर 16% का बट्टा दिया गया। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी बट्टा दिया जाता है ना वो हमेशा 100 से ही कम करते हैं, यानी जो 125 है इस पर 16% का बट्टा दिया, यानी 125 का 16% कम में बेचा, 100 से 16% कम, यानी 84% में इसको बेच दिया गया। अब 84% का मतलब हुआ 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से चला गया 21 बार, 21 पंजे 105, तो इसका जो विक्रय मूल्य आया है बच्चे वो कितना आ जाएगा, 105%, यानी खरीदी 100% में, बेची 5% में, कितने ज्यादा में बेची, 5% ज्यादा में, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5% का लाभ। ठीक है बच्चे, एवरेज का बहुत बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन के अधिक है, यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताना है। देखिए उसने कहा सर्वोच्च स्कोर, जो उसका सर्वोच्च स्कोर है न्यूनतम स्कोर है, इसका अंतर दे दिया कितना, 100 रन अधिक है, यानी कहने का मतलब जो हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर है इसका जो अंतर दे दिया वो कितना है, 100 है। अब 30 पारियों का औसत कितना है, 40, औसत का मतलब एक पारी में 40 रन बनाता है, तो 30 पारी में कुल कितने रन बनाएगा, तो 40 गुना 30 हो जाएगा, तो 40 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200, तो कितने रन बनाए, कुल 1200। अब उसने कहा दो पारियों को छोड़ दो, 28 पारी का औसत 38 है, तो 28 पारी का औसत 38 है, एक पारी में 38 रन बनाता है, तो 28 पारी में कितने रन बनाएगा, जरा देखिए, 8 8 64 बचेगा कितना, 6, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 24 और 16 30 40, 40 और 6 46 बचा 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना 10, 1064। अब अगर मैं 40 के योग में से 28 का योग घटा दूं तो दो पारियों का योग आ जाएगा, तो उन दो पारियों का जो योग आ जाएगा वो कितना आएगा, जरा देखिए, 1200 में से 1064 घटाएंगे तो 136 बचेगा। अब उसने ये कहा इन दोनों पारियों में जो हाईएस्ट स्कोर है उसका और लोएस्ट स्कोर का अंतर कितना है, 100, दोनों का योग 36 है, अंतर कितना है, तो 100, इसका मतलब यह हुआ 100 ज्यादा है, जो ज्यादा वाला है वो 100 ज्यादा है, तो 136 में से 100 अलग निकाल लो, बचेगा कितना, 36, तो जितना ज्यादा है 100 उसको अलग निकाल लिया, बचेगा 36, 36 को दोनों को बराबर बराबर बांट दो। उसने कहा 100 ज्यादा है तो उसमें वो 100 जोड़ देंगे, यानी बड़ी पारी जो हाईएस्ट स्कोर है वो 118 होगा, जो लोवेस्ट स्कोर है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 18, ये लोवेस्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, हाई स्कोर हो जाएगा। तो सवाल में ये पूछा है कि न्यूनतम स्कोर कितना है, तो न्यूनतम स्कोर बच्चे कितना है, 18 इसका न्यूनतम स्कोर होगा, तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल, कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? एवरेज का बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जरा देखिए, इसको ऑप्शन से करेंगे तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ऑप्शन से करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसने कहा कुल 96 रुपए खर्च होते थे। कितने? 96 रुपए खर्च होते थे। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है? यात्रा में भाग लेने वाले, जरा देखिए, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं 8, अगर 8 रहते, उसने कहा ना 4 छात्र नहीं आए, कहने का मतलब अगर अब 8 हैं तो भाग लेने वाले कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि अब 4 छात्र नहीं आए, 4 ने आने पर बचे कितने? 8। यदि अब 8 छात्र थे तो भाग लेने वाले कुल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो जब भाग लेने वाले 12 हो जाएंगे, 96 रुपए खर्च होता था। कितना? 96 रुपए। अगर 12 लोग थे भाग लेने वाले, 96 रुपए खर्च होगा तो कितना कितना खर्च होगा? 8 रुपए एक व्यक्ति पर खर्च होगा। अगर 4 नहीं आते तो 96 रुपए 8 लोगों में बांटेंगे तो 12 रुपए प्रति खर्च होगा। देखिए 4 रुपए ज्यादा बढ़ा नहीं बढ़ा? कितना? 4 रुपए ज्यादा बढ़ा। तो कहने का मतलब है जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो कितने थे? 12। अब कितने हैं? 8, लेकिन प्रारंभ में जो भाग लेने वाले थे वो कितने थे? 12 व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा भाग लेने वाले प्रारंभ में कितने थे, तो 12। अब कितने हैं? 8, तो ऑप्शन सी होगा। देखिए डीआई आ गया आपके सामने। एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ए बी सी डी हैं और सवाल पूछा है दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। देखिए बच्चे, सवाल बच्चे इसको देख के घबरा गए कि ये इतना बड़ा सवाल होगा, पता नहीं क्या दे दिया गया, इसको पढ़ते चले गए और गलत कर दिया सवाल। इसमें कुछ नहीं है, बिना पेन के सवाल होता है, ओरल मौखिक सवाल होता है बच्चे। जरा देखिए, मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा करने का, कैसे होगा। उसने हमसे क्या पूछा है सवाल में, ये पढ़िए, उसने कहा किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? किस सेक्शन में उत्तीर्ण छात्र पूछा है, क्या कह रहा है? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया। जरा देखिए, आपको कुछ नहीं देखना, सेक्शन ए बी सी डी है। इसने कहा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र, इसने उत्तीर्ण छात्रों का ही तो प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण छात्र कहां पर दिया है बच्चे? उत्तीर्ण छात्र जो दिया गया है वो यहां पर दिया गया है। जरा देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, उत्तीर्ण छात्र ये दिया गया है। तो उसने कहा सबसे ज्यादा प्रतिशत बताना है, तो कौन से सेक्शन? इसमें 64, इसमें 65, इसमें 46 और इसमें 76। तो कौन से सेक्शन में? डी सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया 76। तो बच्चे इसका ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिना पेन के सवाल जाते हैं, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल आपको लॉजिक लगाना है। पूछा क्या है? तो ये पूछा है, तो सबसे ज्यादा 76 सेक्शन डी में होगा। ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, सवाल को देखना ध्यान से। इसने कहा चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, चाय की बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चाय वाला सेक्शन कौन सा है। तो बच्चे चाय वाला सेक्शन हमारा ये दिया गया है, ये चाय वाला सेक्शन है। तो इसमें बताना है किस वर्ष में सबसे अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए 2020 से जब 2021 में जाते 13 था 15 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि। फिर 2021 से 22 में जाएगा, 15 था 17 होगा, कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि। फिर 2022 से 2023 में जाएंगे, 17 था 20 पे होगा, कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि। अब हमें ये वृद्धि प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए हमें इसका देखना पड़ेगा 13 से 15, 2 की वृद्धि कहां से हुई? 13 से वृद्धि हुई। जब 2 की वृद्धि कहां से हुई? 13 से हुई। तो 13 से आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 200। 13 से डिवाइड करेंगे, 220 होगा, 13 कम 13 कितना बचेगा? 7, 70 हो गया। 13 पंजे 65, लगभग 15% के आसपास आ जाएगा। अब 15 से 17, 2 की वृद्धि हुई, कहां से? 15 से हुई। जो 15 से कितने की वृद्धि हुई? 2 की। तो 15 से हुई 2 की वृद्धि।
तो 2/15 यानी जहां से भी होगी उसको नीचे लेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 200 हो गया, 15 से जाएगा, 15 एकम 15, बचा कितना 5, 50 होगा, 15 या 45, लगभग 13% जाएगा आसपास इसके। 17 से 20 होगा, 3 की वृद्धि कहां से 17 से, तो 17 से 3 की वृद्धि, तो 3/17 गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, 30 हो जाएगा। 17 एकम 17, 30 बचा कितना 13, 130 हो गया। 17 सत्ते 119, 17 अठे 137, 17 सत्ते 119, लगभग 17% कुछ आएगा, 17 दशमलव कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। देखिए अगले नंबर सवाल में क्या कहा गया है, जरा देखिएगा ग्राफ में आपके सामने कुछ बड़ा सा कर देता हूं। सवाल में कहा गया है निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जरा देखिए, इसने कहा यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, निर्धारित किया गया और अंकित मूल्य 280 रुपए है, एमआरपी दे दिया 280, पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत बतानी है। देखिए क्रय मूल्य से 40% अधिक एमआरपी है। अगर क्रय मूल्य अपने आप में बच्चे 100% रहा होगा तो एमआरपी 40% ज्यादा यानी 140% रहा होगा। तो एमआरपी 280 रुपए दिया है, तो जो 280 रुपए ये 140% की वैल्यू है। 140 से डिवाइड करके 1% की वैल्यू निकालेंगे और सीपी 100% है तो गुना 100 करके इसका सीपी निकल जाएगा। जरा देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी बार चला जाएगा, पूरा 2 बार चला जाएगा। 2 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे सीपी आ जाएगा 200 रुपए, यानी लागत मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपए लागत मूल्य आ जाएगा। अब सवाल में जो पूछा है उसने ये कहा एक प्रति प्रयुक्त कागज की लागत बतानी है, कागज की लागत बतानी है। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दिया है कागज कितना दिया है 25%, कागज की लागत 25% है और लागत कितनी है 20%, टोटल लागत 20% है और जो कागज की लागत है 200 का, टोटल लागत कितनी है 200 है और जो कागज की लागत है 200 का 25% यानी 1/4, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50 रुपए आ जाएगा। तो बच्चे कागज की लागत कितनी आ जाएगी 50 रुपए। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चे हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितने भी नए स्टूडेंट हैं मैं पहले ही कह रहा हूं बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।